5 अल्फा एच। ठीक है, इसमें कितने अल्फा एच है? 1 इसमें कितने अल्फा एच है? 3 3 6 3 9 9 अल्फा एच। देख लेना गौर से। यस सर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी हो गई? जिसमें 9 सिक्स्थ वाला। 6 वाला। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया 6, नंबर 1 पर आया। ठीक है, दूसरे बात, अब 5 5 के 3 आ रहे हैं, 5 5 के 3 आ रहे हैं, ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ट्रांस। मतलब 2 3 और 4 में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? थर्ड। क्यों? तो वो ट्रांस है। थर्ड वाला ये कह रहे हैं। फिर आपने गलती कर दी। आपको मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन में सिखाया था कि जब सेम अल्फा एच आ जाए तो फिर एक इंडिविजुअल कार्बन पर देखते हैं किस पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। इस कार्बन पर देखो यहाँ पर 3 है, इस कार्बन पर देखो इस पर 2 है, इस कार्बन पर देखो यहाँ 3 है, इस कार्बन पर देखा यहाँ 2 है, इस कार्बन पर देखा तो यहाँ 5 है, 3 और 2 5। जब सेम अल्फा एच हो तो एक इंडिविजुअल कार्बन को पकड़ के चेक करते हैं, बताया होगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, फोर्थ वाला स्टेबल हुआ। फोर्थ के बाद नंबर 3, 3 के बाद फिर सिस ट्रांस में ट्रांस होता है, सिस ट्रांस में ट्रांस होता है, ये तो पता है? यस सर। यस सर। तो ये 4 के ऑर्डर तो मेरे बन गए। अब कौन सा बच रहा है? 1। ठीक, उसके बाद 5 5। 5। तो ये मेरा आया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब हीट ऑफ कंबशन के बारे में रिलेशन पीछे बताया था, जब आइसोमर होते हैं तो हीट ऑफ कंबशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर लिख रहा हूं मैं। हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा किसकी होगी? 5। फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद 6। बोलो। यस सर। ठीक, अब ग्राफ को पकड़ लो। ग्राफ पे देखो, जो हीट ऑफ कंबशन दी है सबसे ज्यादा किसकी दी है? P। पहले ये देखो, ये जो मैंने बताई सारे, ये सब चीज क्लियर है कि स्टेबिलिटी और कंबशन का कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। ये तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन P की है, इसका मतलब P वाला 5 नंबर वाला P होगा। 5 नंबर वाला कहां मेरा? ये रहा, ये मेरा P है, ये मुझे पता चल गया, ऐसे पहचानना है। ये 5 नंबर जिसको दिया है वो P है, ये P कंपाउंड है। यस सर। ठीक, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा किसकी है? R की। R की। ठीक है, R वाला इसका मतलब 1 है, यानी ये R है। ठीक, तीसरे नंबर पर कौन सी है? T, T की। यानी वो क्या है? 2, ये T है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? Q। S। क्यू। क्यों 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 देखो, हाँ सर Q। ठीक है, क्यों यानी 2 के बाद 1 2 3, क्यों के बाद कौन सा आया? 3 नंबर पर, ये क्यों क्यों हो गया हमारा। क्यों के बाद आएगा फिर S, यानी कौन सा? 4 नंबर कौन सा? ये वाला, ये S है, कंपाउंड पहचान लिया मैंने। और S के बाद आएगा U। U। कौन सा है? ये U कंपाउंड है मेरा। तो मैंने एल्कीन पहचान ली, कौन सी है नहीं बड़ी प्रॉब्लम। देखो पहले इसने क्या करा, आइसोमर बनाने आने चाहिए आपको कि भाई C5 एस्टीन की कितनी पेंटीन्स बनेगी, आइसोमर की प्रॉब्लम छूट गई इसमें। दूसरे, फिर स्टेबिलिटी बनानी आनी चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन लग गया, फिर हीट ऑफ कंबस्शन लग गई। तो 3 4 कॉन्सेप्ट एक साथ मिल गए इस प्रॉब्लम में। देखिए, यस सर। ठीक है, तो मैंने ये पहचान लिया। अब मैं ये चीजें मिटा रहा हूँ यहाँ से, मैं मुझे इतना रखना है बस कि R S T P वगैरह कौन से, ये तो पहचानने में आ गए। यस सर। यस सर। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ।
अब प्रॉब्लम को पढ़िए। प्रॉब्लम में क्या दिया है? प्रॉब्लम में दिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन शो करेगा? टी। बोलिए। टी भी शो करेगा, क्यों भी, लेकिन क्यों इसमें दिया नहीं है कहीं भाई? ये दोनों जी शो कर रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. इसी से ये ट्रांस है। अब ऑप्शन में दिया सिर्फ टी, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? फोर्थ वाला आंसर टिक करना पड़ेगा। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. sir. अब 88 पर आ जाओ। प्रॉब्लम ये भी वही है, पेंटिंग वाली प्रॉब्लम है। अब वो ये कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शो चेन आइसोमेरिज्म। कौन सा पेयर है जो चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? देखो पी और यू। पी को देखो पहले, कहां पी ये रहा, और यू बिल्कुल भी नहीं कर रहे। चार की चेन ये है, चार की चेन ये है, शो नहीं कर रहे। एस Yes, और sir. आर, एस और आर पर आओ। एस कहां है? वो ये रहा, चार की चेन, और आर कहां है? ये पांच की चेन, तो ये शो कर रहे हैं, यानी आंसर इज 2। क्यू और टी को देख लो। क्यू कहां है? ये रहा क्यू और टी। क्यू और टी कितने की चेन है? पांच की। ये भी पांच की, ये भी पांच की, कोई चेन आइसोमेरिज्म नहीं है। क्यू एंड आर, क्यू एंड आर, ये भी पांच की चेन, ये भी पांच की चेन, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आंसर हुआ एस एंड आर। बोलो एस और आर आपस में कैसे आइसोमर है? ये एस है, ठीक है, और ये आर है। ये 5 कार्बन की चेन और ये 4 कार्बन की चेन, तो चेन आइसोमर हो गए। है नहीं अच्छी प्रॉब्लम? Yes, sir. और बताइए और कोई प्रॉब्लम हो तो। पेपर से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम जो ना हुई हो उसको मैं बताऊं आपको। बाकी तो करिए आप। मैं कितनी बार बोलता हूँ, बेझिझक होकर के पूछा करो, अपनी इज्जत बेइज्जती को घर पर एकदम अलग रख दिया करो। इंसान वो बहुत बड़ा बनता है, जितनी ज्यादा जिसकी इंसल्ट होती है वो उतना ही महान बनता है आगे जाकर के, ये ध्यान रखना हमेशा। महात्मा गांधी की कितनी बेइज्जतियां हुई थी, कितना इंसल्ट अंग्रेजों ने करा था उसका, और आज देखिए आप उसको, मतलब हालांकि इंसानों में गलतियां सब करते हैं, उसमें भी कुछ कमियां थी, लेकिन ओवरऑल उसने एक अपना मिशन बना रखा था, तो उसमें वो आगे बढ़ा, कामयाब भी हुआ काफी हद तक। तो ये मत देखिए कि मेरी, मैं पूछ लूंगा तो मेरे दोस्त क्या सोचेंगे या मैं क्या सोचूंगा, नहीं। आपका अपना मकसद पूरा होना चाहिए, जिस मकसद के लिए पेमेंट दिया है, पैसे दिए, पढ़ रहे हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। है कोई? 81. नहीं है? 81. 81। Which of the following is correct order of CN bond length in given compound? ये भी, जिसमें भी मैंने 3-4 कॉन्सेप्ट एक साथ ऐड कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 81। Which of the following order of CN bond length? पहला कंपाउंड ये दिया है NMe2 और NO2, और ये बॉन्ड लेंथ दी है मुझे B। दूसरा कंपाउंड दिया है NMe2 और ये बॉन्ड लेंथ दी है मुझे X। तीसरा कंपाउंड दिया है NMe2 NO2 और ये बॉन्ड लेंथ दी है मुझे Y। और फोर्थ कंपाउंड दिया है NMe2 और NO2 और ये दिए मुझे Z। ठीक है, अब इसमें से ये बताना है कि जो बॉन्ड लेंथ है CN 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 कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, एक ऑर्डर बनाना है। ठीक है, जब एक ऑर्डर बनाना है आपको इसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। यानी जीओसी जो पढ़ाई थी उसमें भी मैंने ये बताया था कि कोई बल्कि ग्रुप है, उसके बराबर में अगर कोई ऑर्थो पर ग्रुप लग जाता है तो वो स्लाइटली आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, उसका रेजोनेंस कट जाता है। तो NMe2 एक बल्कि ग्रुप है, NMe2 हमारा बल्कि ग्रुप है। ठीक है, तो NMe2 ग्रुप के ऑर्थो पे यहाँ कोई ग्रुप नहीं है,
इसमें तो अच्छा अपना रेजोनेंस जैसा होता है वैसा होगा, जैसा रेजोनेंस होता है वैसा होगा, वो यहाँ भी होगा रेजोनेंस, आगे बढ़ेगा क्योंकि नॉन पेयर कॉन्जुगेशन में आ रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस होगा, नॉन पेयर कॉन्जुगेशन में आ रहा है, क्योंकि ऑर्थो कोई ग्रुप ही नहीं है। लेकिन यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऑर्थो का ग्रुप आ गया NO2, या कोई और भी ग्रुप होता, ठीक है, CH3 वगैरह, तो भी ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, NMe2 यानी NCH3CH3, ये आउट ऑफ प्लेन चला गया तो इसका रेजोनेंस बेंजीन रिंग में नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों में तो रेजोनेंस जा रहा है, तो यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा रेजोनेंस करेंगे जब, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड, रेजोनेंस हाइब्रिड होती है ना मेरी तो, Yes, sir. ठीक है। यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा, यहाँ एग्जैक्ट सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो ये सबसे बड़ा बॉन्ड हो गया, ये तो सब पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये जो रेजोनेंस ही नहीं हुआ इसमें, तो बी सबसे बड़ा बॉन्ड हो गया, बी सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ हो गया CN की, ठीक है। अब एक पीछे मैंने ये दिखाया था कॉन्सेप्ट, जैसे इसमें देखो आप, इस NO2 का तो कोई इफेक्ट काम कर नहीं रहा है यहाँ पे, या तो इंडक्टिव लग रहा है इसका, बस मेटा पे लग रहा है, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो ये अपना रेजोनेंस करेगा, 5 स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर निकल के बाहर पहुंच जाएगा, यानी ये अफेक्ट नहीं कर पा रहा इसके रेजोनेंस को, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आता ही नहीं मेटा पे कभी भी, ठीक है। Yes, sir. लेकिन जब Yes, इसका sir. रेजोनेंस करेंगे तो वो रेजोनेंस NO2 में भी जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आएगा, ऑर्थो और पैरा पे तो आता है चार्ज, Yes, sir. तो ये नेगेटिव NO2 के रेजोनेंस में भी जाएगा, यानी NO2 का अपना रेजोनेंस भी शो होगा, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, जब नेगेटिव यहाँ आएगा, यहाँ से घूमते घूमते, तो N डबल बॉन्ड और के साथ भी रेजोनेंस में करेगा, क्योंकि नेगेटिव तो यहाँ है, यहाँ बॉन्ड बनेगा, ये आगे बढ़ जाएगा, तो अच्छा लॉन्गर रेजोनेंस आ गया, यानी यहाँ से और यहाँ तक जा रहा है, ये छोटा रेजोनेंस है, ये तो सिर्फ बेंजीन रिंग में घूम करके वापस चला जाएगा, ये यहाँ से आएगा, यहाँ से होते हुए फिर वापस घूम के फिर जाएगा काफी देर बाद, लॉन्गर रेजोनेंस, इससे बड़ा रेजोनेंस ये है, Yes, sir. और इससे बड़ा रेजोनेंस ये वाला है, क्यों, क्योंकि जब इसका रेजोनेंस चलेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव फिर यहाँ से रेजोनेंस करते हुए, यहाँ से करते हुए NO2 के रेजोनेंस में जाएगा, ये और बड़ा रेजोनेंस हो गया, दिख रहा है ना नीचे, Yes, sir. ठीक है भाई, ऊपर से रेजोनेंस आ रहा है, यहाँ से होते हुए यहाँ नेगेटिव आएगा, इस नेगेटिव में फिर यहाँ रेजोनेंस करा, यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुंच गया, लॉन्गेस्ट रेजोनेंस, क्लियर है यहाँ तक ये तीन चीज ना। Yes, sir. अब मैंने पीछे ये बताया था कि सिंपल रेजोनेंस जब होता है, कि लॉन्गर और बेटर रेजोनेंस जब होता है उसके अंदर, तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आता है, जहां बॉन्ड लेंथ Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझाया गया था वहां ये दिखाया था Yes, कि sir. सिंपल रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट है, इन केस ऑफ लॉन्गर और बेटर रेजोनेंस, सिंगल बॉन्ड एक्वायर मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड डबल बॉन्ड एक्वायर मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, बताया हुआ है, Yes, sir. कोई चीज लगानी है बस, ठीक है। तो यहाँ लॉन्गेस्ट रेजोनेंस है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, काफी बड़ा रेजोनेंस है, और वापस भी आएगा फिर घूम के वहीं, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट रेजोनेंस है, तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर मैक्सिमम आएगा यहाँ, Yes, sir. डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ थोड़ा कम आएगा, क्योंकि थोड़ा उससे भी छोटा ही रेजोनेंस है, यहाँ थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर और भी कम आएगा, क्योंकि इन तीनों में सबसे छोटा रेजोनेंस ये है, तो यहाँ इस सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा, इसका मतलब वो लॉन्गर है, यानी x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, भाई इसमें तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर मैक्सिमम आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो कि लॉन्गेस्ट है रेजोनेंस, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा से ज्यादा आएगा इसके अंदर, छोटा हो गया इसका मतलब, Yes, sir. Yes, sir. z बाद में आया, सबसे लास्ट में चला गया इसका मतलब, उसके बाद ये होगा, क्योंकि इसमें भी लॉन्गर है, लेकिन इसमें और भी छोटा रेजोनेंस है, जितना इससे रेजोनेंस हो रहा है बस, ठीक है। तो v x y और z, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम थी, सारी चीजें लग गई, देखिए इसमें बॉन्ड लेंथ लग गई, SIR इफेक्ट लग गया, और मतलब लॉन्गर रेजोनेंस, शॉर्टर रेजोनेंस, और आउट ऑफ प्लेन जाना, सारी चीजें, ऐसी प्रॉब्लम करने में मजा आता है, और ऐसी प्रॉब्लम की आप प्रैक्टिस करा करो। और बताइए कौन सी प्रॉब्लम, 85. 85, among the following the total number of compounds soluble in NaOH, NaOH में कौन सोल्यूबल होंगे, जो एक एसिड बेस कॉन्सेप्ट pK का एक ऑर्डर लिखाया था मैंने, K बेस्ड ऑर्डर है, बताया था, Yes, Yes, sir. sir.
HClO4 से शुरू होकर के और वो आखिर तक जा रहा था काफी बड़ा, तो उस ऑर्डर का इस्तेमाल करना है। उसमें ये बताया था कि जो कंपाउंड H2O से ऊपर होते हैं वो NaOH से रिएक्ट करते हैं, लिखा हुआ है। Yes, sir. जो कंपाउंड H2CO3 से ऊपर होते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके CO2 गैस बॉन्ड करते हैं। ऐसे ही अमोनिया के बारे में बताया था, ऐसे ही हाइड्रोजन के बारे में बताया था। तो वहां ये कह रहा है कि NaOH से कौन रिएक्शन करेगा। सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, रिएक्शन करने तो होता है उसके। NaOH में कौन सॉल्युबल होगा मतलब उससे कौन रिएक्शन करेगा। तो कौन करेगा, जो H2O से ऊपर आ रहे हैं उसमें H2O से ज्यादा एसिडिक होंगे, वाटर से ज्यादा एसिडिक होंगे, वो रिएक्शन करेंगे। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. उससे ऊपर कौन कौन से हैं, COH वाले कंपाउंड है, COH वाले कंपाउंड है, H2CO, बहुत सारे कंपाउंड थे। तो ये देखो पहला पहला वाला N वाला कंपाउंड है, ये तो नीचे ही आएगा, ये तो बेस है, ठीक। एक COH वाला कंपाउंड है, COH दूसरे नंबर का, NCH3 तो ये कंपाउंड है। दूसरा दिया है COH, तीसरा दिया है OCH2 CH3 CH2OH, नेक्स्ट दिया फिनोल, एक दिया NO2 OH and Me CH3 और एक दिया है CH2 CH3 और एक कंपाउंड ये है COH। तो अब आपको ये देखना है कि पानी से ज्यादा एसिडिक कौन है। एक तो ये हो गया सीधा सीधा एसिड, ये तो COH, एक ये हो गया सीधा सीधा, ठीक है। और ये फिनोल है, फिनोल भी बहुत ऊपर आते हैं ऑर्डर में देखना, ठीक है। और ये भी फिनोल है, बेंजीन से जुड़ा हुआ OH है ना, फिनोल है, भले ही दूसरा ग्रुप कोई कहीं भी लग रहा हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फिनोल मत कहते ना, ये OH है, OH बाहर है, ये अल्कोहल है। अल्कोहल्स पानी से नीचे जाते हैं, जो अल्कोहल्स हैं वो पानी से नीचे चले जाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये चार कंपाउंड है जिनमें COH तो कोई सा भी ले लो आप, RCOH लिखा रखा है मैंने एक जगह कहीं, तो R ये भी हो सकता है, R ये भी हो सकता है, इतना हिस्सा R है, कुछ भी ले लीजिए आप जो मर्जी। तो एसिड तो सारे करेंगे COH और फिनोल ये दोनों, तो आंसर इज 4। ये तो कर ही नहीं सकता, ये तो बेस है, ये कुछ भी नहीं है, ये अल्कोहल है, अल्कोहल पानी से नीचे आते हैं, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, ये तो एल्केन है, ये एसिड ही नहीं है ना, ये एसिड है। और बताइए Sir, बस इतनी थी। इतने प्रॉब्लम थे, ठीक है। और DPP का या पैकेज का कोई डाउट नहीं? पहले ये No, बताइए, आप लोगों को एक DCC अरेंज करूं अगर डाउट पूछ रहे हो तो? अभी सोच लीजिए, क्लास के बाद बात करूंगा जब क्लास ओवर होगी। हाँ, क्या चल रहा था टॉपिक? फ्लिपिंग ऑफ चेयर फॉर्म, शायद ये टॉपिक चल रहा था। Yes, sir. yes sir, आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था। ग्राफ मैंने बना के दिखा दिया होगा, जो फ्लिपिंग का ग्राफ था। ये ठीक है, ये चेयर, यहाँ क्या होता है ऋषभ, तुम बताओ क्या होता है यहाँ? ऋषभ बहुत जल्दी से बोलो एकदम, यहाँ क्या होता है, इस जगह कंपाउंड कौन सा होता है? देख करके बोल रहे हो, ऐसे बोल दो। तुम बताओ सार्थक, यहाँ कौन सा कंपाउंड होता है? सार्थक, ये क्या हो रहा है बताइए, आप जवाब ही नहीं दे रहे हो। कैसे डॉक्टर बनोगे आप लोग? आपसे कोई मरीज ये पूछ बैठे
कि जी मुझे क्या बीमारी है, आप तो या कैसे इलाज करना है, क्या क्या करना है, आप तो बताओगे नहीं उसमें कुछ भी, तो सड़क चला जाएगा तो क्लिनिक ठप हो जाएगा आपका। डॉक्टर को तो बहुत बात करनी आनी चाहिए, अगर डॉक्टर बात नहीं कर रहा है तो मरीज सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता। तुम बताओ अब्दुल कदीर, यहाँ क्या आएगा इस जगह? ट्विस्ट बोट। कौन सी? ट्विस्ट बोर्ड। ट्विस्ट बोट। देख के भी बोल सकते थे। ठीक है वैभव, वैभव सुन रहे हो मेरी आवाज? वैभव सुन पा रहे नहीं? बताइए कि कहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, समझ से परे हो रहा है मेरा। उत्तम यस सर। बताइए यहाँ क्या होगा इस जगह? सर उस जगह बोट। यस सर, यस सर, बोट बोट। बोट फॉर्म होगी, ये तो इसका मतलब रिवाइज नहीं करा, आप लोगों को पता होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकते हैं ये देकर के, ये ए लिख दिया, ये बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, यहाँ जी। बताइए ए और जी में क्या रिलेशन है? ए और जी में क्या रिलेशन है, क्या है ये आपस में ए और जी? भाई ए और जी क्या है आपस में? Identical. हाँ तुम बताओ सौंदर्या, ए एंड जी क्या है आपस में? सौंदर्या जल्दी बोलो। Isomers. कैसे आइसोमर? भाई ये भी चेयर था, ये भी चेयर है, दोनों चेयर ही तो होती है ए और जी। Yes, sir. कंफर्मेशनल आइसोमर फ्लिपिंग क्या होती है? कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी तो होती है। हाँ. तो ए और जी क्या हुए आपस में? कंफर्मेशनल Conformational isomers. आइसोमर। नितीक्षा तुम बताओ, ए एंड सी क्या रिलेशन है ए और सी में? बहुत जल्दी, ए और सी की बात कर रहा हूं। अलीना तुम बताओ, ए और सी। सारे कंफर्मेशनल आइसोमर ही तो होते हैं ये। आपने क्या करा था? फ्लिपिंग क्या होती है? जब एक चेयर फॉर्म बनाई थी ये इस तरीके से, फिर ये फ्लिप कर दी, फ्लिप करी तो क्या फॉर्म बनी थी इसके बाद? बताइए कौन सी फॉर्म थी वाली? हाफ चेयर। हाफ चेयर। तो ये कैसे बन रहे थे? फिर आगे उसके बाद में फिर ट्विस्ट बोर्ड वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें बताई थी, 5 स्टेज। यस सर। तो ये हम क्या कर रहे थे? हम एक बॉन्ड को फिक्स करके, इस वाले को या जिसको भी आप फिक्स करें, किसी एक को रोटेट करना फिक्स शुरू कर रहे थे। तो जब सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट करा जाता है तो जो आइसोमेरिज्म अराइज होती है उसको क्या बोलते हैं? कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो यहां से लेकर चाहे हाफ चेयर हो, बोट हो, ट्विस्ट बोट हो, या फिर से हमारी चेयर फॉर्म आए, ये सब आपस में एक दूसरे के कंफर्मेशनल आइसोमर होते हैं। किसी में भी रिलेशन पूछ ले आप, ए के साथ में बी लगा लो, सी लगा लो, डी ई एफ जी, कुछ भी किसी के साथ, ये सब आप सी और ई के रिलेशन पूछ लोगे कि सी और ई क्या है जी, ये भी कंफर्मेशनल आइसोमर है। आप रोटेट ही तो करते चले जा रहे हो, एक को फिक्स करके, एक बॉन्ड कार्बन को, दूसरे को मॉलिक्यूल को फिक्स कर घुमाते चले जा रहे हो। तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट करके जो आइसोमर बनते हैं वो कंफर्मेशनल आइसोमर होते हैं। ठीक है, चाहे चेयर हो इससे ये बने, चाहे हाफ चेयर, चेयर से ट्विस्ट बोर्ड बने, या हाफ चेयर से ट्विस्ट बोर्ड बने, कुछ भी बने आपस में सब एक दूसरे के कंफर्मेशनल आइसोमर्स हैं। ऑल आर यानी ए बी सी डी ई एफ जी, ऑल आर कंफर्मेशनल आइसोमर्स। आइसोमर्स आया समझ में नहीं है? यस सर। कितनी बढ़िया प्रॉब्लम बन गई, ऐसे लिख के दे दे ए बी सी डी ई एफ जी, पूछ ले कि बताइए एफ क्या है, एक प्रॉब्लम तो यही बन गई। आपको ये पता होना चाहिए किस ग्राफ की किस पोजीशन पर कौन सा फॉर्म आता है। रिलेशन पूछ लेगा, बताइए ई और जी में क्या रिलेशन है, ये कंफर्मेशनल आइसोमर्स। इसमें भी रिलेशन पूछ ले, ठीक है। किसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है? पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है? D.
डी और एफ, डी और एफ पे क्या लगा हुआ है वहां पे? हाफ चेयर। Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा हाफ चेयर की होती है, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? चेयर की। Chair की. ठीक है। और सेकंड टॉप मोस्ट जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसकी होती है? बोट की। Boat. ठीक है। और फिर उसके बाद में ट्विस्ट बोट आती है उसके नीचे। तो प्रॉब्लम तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, हर तरीके से आपको तैयार रहना है। ठीक है। तो ये सब मैंने बता दिया था। कौन सी स्टेबल होती है? सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर होती है। क्यों होती है? उसके रीजन भी बताए थे कि उसमें एंगल स्ट्रेन नहीं होता, टॉर्सल स्ट्रेन नहीं होता, एसएस नहीं होता, वो सारे लिखाए हुए हैं। Yes, sir. आईडी अनस्टेबल कौन सी बताई थी? Half chair. हाफ चेयर, क्योंकि उसमें क्या क्या होता है? एएस भी होता है, Yes, sir. और potential energy बहुत ज्यादा होती है. या टीएस भी होता है, इसी वजह से तो होती है। FSB होता है. उसमें हर तरीके की बीमारी है, एएसबी, Yes, sir. टीएसबी, एसएसबी सब कुछ है उसके अंदर। ठीक है। तो फ्लैग पोल के बारे में मैंने बताया होगा, फ्लैग पोल रिपल्शन किसे कहते हैं उसको समझाने के लिए मैंने कहा होगा आपसे। फ्लैग पोल ये बॉट फॉर्म है, ये ट्विस्ट बॉट है। तो फ्लैग पोल से मतलब क्या है? ये बॉट के बारे में होता है। ट्विस्ट बॉट में फ्लैग पोल रिपल्शन नहीं होता। तो यहाँ दो ग्रुप होंगे, एक इधर एक इधर, ऐसे इसमें दो ग्रुप होंगे, एक इधर एक इधर। तो यहाँ भी कोई ग्रुप लगा होगा, यहाँ भी कोई ग्रुप लगा होगा, तो इनमें रिपल्शन आने लगता है। इसको बोलते हैं फ्लैग पोल रिपल्शन। फ्लैग पोल नेम है, फ्लैग जैसे ऐसे ग्रुप को हम ऐसे दिखाते हैं जनरली, इस तरीके से दिखाया जाता है कि ये ग्रुप लगा हुआ है, फ्लैग फ्लैग जैसा लग रहा है। इस तरीके से यहाँ ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी ग्रुप लगा हुआ है कोई, तो इनमें रिपल्शन आता है। यानी यहाँ जो ग्रुप है ये वाला, यहाँ जो ग्रुप है ये वाला, इनमें रिपल्शन होगा। इसको हम फ्लैग पोल रिपल्शन कहते हैं। ठीक है। ऐसे इसमें अगर इसमें ग्रुप लगा होगा यहाँ और यहाँ, ये थोड़ा साइज में बड़ा होता है, ये थोड़ा साइज में, ये डिस्टेंस ज्यादा होती है। तो यहाँ भी ये ग्रुप है, इनमें फ्लैग पोल रिपल्शन ना के बराबर होता है। फ्लैग पोल रिपल्शन नहीं होता, ये कह सकते हो आप इसके अंदर, क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस कम होने की वजह से ही तो रिपल्शन होता है एक तरीके से। Yes, sir. ठीक है। तो फ्लैग पोल रिपल्शन बॉट फॉर्म में होता है इस ग्रुप की वजह से। जो भी कोई ग्रुप है, दोनों ग्रुप या सेम हो सकते हैं, दोनों ग्रुप या डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे हेडिंग लिखे हम, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट इन साइक्लोहेक्सेन। इन साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड दिया हुआ है। इसमें आपको ये चेक करना है कि जो कंपाउंड के ग्रुप्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले, कौन कौन से हो सकते हैं? दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक OH OH हो सकता है, OH F हो सकता है, OH NH2 हो सकता है, OH के साथ COH, OH CHO, OH NO2 हो सकते हैं। दो ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है। और भी कोई ग्रुप हो सकते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में ग्रुप्स में जिनके अंदर हो सकती हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट मैंने जीओसी में काफी हद तक समझा रखा है आपको। अब OH की जगह आप कोई भी ग्रुप, दूसरा ग्रुप लगा सकते हो। मान लीजिए यहाँ NH2 लगा दो, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है। और भी कोई ग्रुप लगा सकते हो यहाँ पर, समझ रहे हैं? यानी दो ऐसे ग्रुप जिनमें आपस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सके। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा H की बात है। इंट्रा H जब होती है दो किसी कंपाउंड में, तो एक रिंग बनती है प्रॉपर, 5 और 6 मेंबर रिंग, बताया था? Yes, sir. 5 और 6 मेंबर रिंग, और समटाइम्स 7 मेंबर रिंग्स भी बताया होगा। ठीक है। Yes, sir. तो 5-6 तो मिल रही है, वो तो बहुत ही रेयर केस में, एक दो केस के अंदर ऐसा आता है कि जहां पर वो 7 मेंबर रिंग में भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी पड़ जाती है। ठीक है। तो 5-6 मेंबर जनरली हमारी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होती है। ये ग्रुप हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं काफी सारे ग्रुप। अब देखिए 3 फॉर्म में लिख के दे रहा हूं। एक तो ये कंपाउंड है,
एक चेयर है, ठीक है, और एक ट्विस्ट बोर्ड ले रहे हैं, ठीक, और भी ले सकते हैं बोर्ड वगैरह। अब इंट्रा बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझिए, ये लिख लिया। यस सर। अब 1 2 पर देखिए, दो OH ग्रुप लगे एट 1 2 पोजीशन, एट 1 2 पोजीशन, 1 2 पोजीशन। जब 1 2 पोजीशन पे ग्रुप लगे होंगे, जैसे कि ये ले लिया एक OH है और दूसरा OH ये है, ठीक है, 1 2 पोजीशन पे ग्रुप लगा दिया हमने। इसके दो आइसोमर बनेंगे, एक सिस एक ट्रांस, क्योंकि यहाँ ये सिस भी हो सकते हैं ट्रांस भी, हमने सिस फॉर्म ले लिए, सिस फॉर्म, क्योंकि दोनों को आप ले लिया या दोनों को डाउन लेंगे, दोनों को आप या दोनों को डाउन ले सकते हैं OH को। इसके नीचे यहाँ H भी तो होगा, यहाँ भी H होगा, यस सर। इस ट्रांस शो करेगा, मैंने सिस फॉर्म ले ली है, ठीक है। तो अब ये H इस O के साथ में बॉन्डिंग कर गया इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस, और एक 5 मेंबर रिंग बन गई। 5 मेंबर देख रहे 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग, तो ये इंट्रा H हो गई। यानी अगर 1 2 पे ग्रुप लगाना है तो वो हेक्सागोनल फॉर्म में लगाना पड़ेगा, हेक्सागोनल फॉर्म, ये हेक्सागोनल फॉर्म है, ये चेयर फॉर्म है, साइक्लोहेक्सेन ये भी है, साइक्लोहेक्सेन ये भी है, साइक्लोहेक्सेन ये भी है, सभी के सभी क्या है आपस में, सारे के सारे साइक्लोहेक्सेन ही तो है, ठीक है। तो जब 1 2 पोजीशन पे ग्रुप लगे हो तो हेक्सागोनल फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में आपको इंट्रा बॉन्डिंग दिखानी पड़ेगी। चेयर में लगाए अगर आप ये चीज, ये चेयर में लगा रहे हो, एक ग्रुप ये ले लिया OH और एक ये ले लिया OH, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना शुरू कर दूं, ये OH है, तो ये प्रॉपर रिंग बनेगी। एक रिंग बनती है रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, तब उसको इंट्रा बॉन्डिंग बोला जाता है, ठीक है। तो देखो आप ये रिंग की, क्या कोई रिंग होती है इस तरीके से कि ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे, ऐसी कोई रिंग थोड़ा ही होती है, क्या होती है? नो सर। ठीक है, तो ये यहाँ से इंट्रा बॉन्डिंग का बॉन्ड दिखाया हुआ है, ये वाला। अब आप देखिए ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर यहाँ बॉन्ड बना हुआ है इंट्रा, तो ये इंट्रा बॉन्डिंग नहीं है। डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है, इंट्रा बॉन्डिंग के लिए पर्टिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है। अगर वो डिस्टेंस मिल रही है तब तो होगी, उससे ज्यादा है तो नहीं होगी, उससे कम है तो भी नहीं होगी, क्योंकि वो पास आ जाएगा तो रिपल्शन होने लगेगा, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। तो 1 2 पोजीशन पर, यानी 1 2 अगर ये ले लो तो 1 2 पोजीशन पर चेयर फॉर्म पे अगर OH OH लगाऊं तो नहीं होगी। चेयर में ये भी केस बन सकता है कि भाई एक OH हम इधर ले रहे हैं, ठीक है, और एक यहाँ ले लिया हमने, वो भी इसी तरीके से O and H ये ले लिया, ये मैंने लिया था एक्सियल पर, ये इक्वेटोरियल पे लिया था, ठीक है। ये मैंने इक्वेटोरियल पे लिया है, ये इक्वेटोरियल पे लिया, दोनों इक्वेटोरियल पे ले लिए। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी है तो ये वाला O ये वाला H हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करेगा, क्योंकि बहुत नजदीक आ जाते हैं ये ग्रुप, इतने नजदीक आ गए भाई, जो साइड होती है सारी की सारी वो आपस में सबका जो लेंथ है ऑलमोस्ट सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। रेगुलर पेंटागन बनते वक्त थोड़ा बहुत तो चेंज आता ही है, लेकिन इतना नहीं कि मतलब ये बहुत छोटी साइड हो गई, ये बहुत बड़ी हो गई, ये और छोटी हो गई, तो रेगुलर पेंटागन यहाँ नहीं बन रहा है। देख लें 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग तो है, लेकिन रेगुलर बॉडी नहीं बन पा रही है। तो ये इतना नजदीक आ जाते हैं ये OH और ये OH कि इनके क्लाउड ओवरलैप करने लगते हैं, तो इसलिए यहाँ भी हमारी इंट्रा बॉन्डिंग नहीं होगी। अब चेयर फॉर्म दूसरी ले लें, चेयर फॉर्म में यहाँ भी एक्सियल पे लगा दिया और यहाँ भी एक्सियल पे लगा दिया, तो ये तो और भी दूर हो गए, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक्सियल पे ग्रुप लगाया होगा और ये भी एक्सियल पे लगाया। अगर हेक्सागोनल यानी आपको साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड अगर देना है और आपसे ये कहा जा रहा है कि 1 2 पोजीशन पर ऐसे ग्रुप लगाने हैं जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सके। काफी सारे ग्रुप मैंने लिखा है, ऐसे ग्रुप लगाने हैं मुझे 1 2 पोजीशन पर जो इंट्रा बॉन्डिंग शो कर सके। तो किस स्ट्रक्चर में फिट बैठेंगे हेक्सागोनल? इसमें भी फिट नहीं बैठेंगे। इसमें अगर आप लगाने की कोशिश भी करोगे बोर्ड में या ट्विस्ट बोर्ड में किसी में भी कहीं भी लगाओ, 1 2 ले लो, 1 ईयर 2 ईयर, तो डिस्टेंस काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। 1 और 2 यहाँ ले लेंगे कि मैंने यहाँ पर OH लगा दिया, यहाँ पर OH लगा दिया, तो ये काफी नजदीक आ जाते हैं, ये भी शो नहीं करेगा। कहीं भी शो होगा
ना इसमें होगा ना इसमें होगा, सिर्फ इसमें होगा। 1-2 पर अगर आपको कोई ऐसे ग्रुप लगाने जो इंट्रा बॉन्डिंग शो कर सके तो हेक्सागोनल फॉर्म विल बी मोस्ट स्टेबल। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, इसमें दो OH ग्रुप लगे हैं एडजेसेंट पर, इसमें कहीं भी 1-2 पोजीशन पर, 1-2 तो कोई भी पोजीशन हो सकती है, 1-2 ये भी हो सकती है, 1-2 ये भी हो सकती है, 1-2 ये भी हो सकती है, इसमें भी 1-2 ये हो सकती है, 1-2 ये भी हो सकती है, 1-2 ये भी हो सकती है। तो कहीं भी दो OH ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें भी 1-2 पर कहीं लगे, इसमें भी कहीं लगे, इसमें भी कहीं लगे, तो उन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, ये वाली, क्योंकि इसमें इंट्रा बॉन्डिंग बन जाती है, इनमें कहीं भी इंट्रा बॉन्डिंग नहीं बनती। आ रहा है समझ में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अगर इंट्रा H आपको बनानी है और 1-2 पोजीशन पर ग्रुप लगाने हैं तो आपको हेक्सागोनल फॉर्म में कंपाउंड को लेना पड़ेगा, तब इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, अब इनमें लगा दूं, इसमें लगा दूं, ठीक है, तो इन सब में हाईली अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल फिर ये वाला होगा। यानी अगर मैं बात करूं कि इस कंपाउंड में और इन 4 कंपाउंड लिखे हुए ये और ये, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा है? ऊपर वाला, फर्स्ट वाला। क्योंकि ये इंट्रा बॉन्डिंग दिखा रहा है। आ रहा है समझ में नहीं आ रही ये चीज? यस सर। और यस इसमें सर। ट्विस्ट बॉट में लगाने की कोशिश करूंगा तो भी नहीं होगा। सर अगर हम इसके ऊपर ऊपर लगाएं तब भी नहीं होगा? इसमें इसमें ट्विस्ट बोर्ड में अगर हम इसके ऊपर ऊपर लगाएं? हाँ तो भी नहीं होगा। यहाँ और यहाँ यस सर। वो 1-2 पोजीशन नहीं है, 1-4 है वो। 1-2 से मतलब है 1 और 2 पोजीशन पे। यहाँ से चलो, यहाँ नंबरिंग 1 डाल दो, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 नंबर आ गए ना, 1-4 हो गया। तो 1-2 Yes, देखना है हमें। 1-2 का मतलब एडजेसेंट, ये 1-2 हो सकती है, 1-2 ये भी हो सकती है, यहाँ से 1 नंबरिंग शुरू कर दो, 1-2 ये भी हो सकती है, तो 1-2 तो मतलब एडजेसेंट कार्बन पर। ठीक है, तो ये तो 1-2 कॉन्सेप्ट मैंने समझाया कि 1-2 पोजीशन पर अगर है तो हेक्सागोनल फॉर्म में ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, जो कि प्रॉपर एक अच्छी डिस्टेंस भी होती है। यहाँ पर ये जो सूटेबल डिस्टेंस है वो मुझे मिल गई और एक रिंग भी बन गई है 5 मेंबर। अब 1-3 पोजीशन की बात की जा रही है कि भाई 2 ग्रुप लग रहे हैं। मैं OH OH के एग्जांपल ले रहा हूं, आप कोई भी ऐसे 2 ग्रुप ले सकते हो जो इंट्रा बॉन्डिंग बना सकते हो। 1-3 पोजीशन पे ले रहे हैं हम, देखिए मैं यहाँ पर OH लगा दिया और एक OH यहाँ लगा दिया, तो क्या ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे? नहीं। बहुत बड़ी डिस्टेंस हो गई, नो इंट्रा H। सिस कौन ले लेंगे? सीसी ले लेंगे। अच्छा, ट्रांस क्यों नहीं लिया था मैंने मैंने सीसी क्यों लिया था? वो कंपाउंड, तो ये कंपाउंड जो 1-2 में लिया था पहले, ये मैंने ये बोला था कि ये हमें क्या लेना है, सिस फॉर्म लिया था मैंने। सिस फॉर्म का मतलब है कि दोनों ये ऊपर ले लिए हमने, तो ऊपर की तरफ उठ गए तो एक रिंग बनेगी प्रॉपर ऊपर की तरफ ऐसे। एक आप एक डाउन बनेंगे तो रिंग तो टेढ़ी मेढ़ी हो गई। यस सर। तो इसलिए Yes, ट्रांस sir. को लेते हैं, ट्रांस में नहीं होगी, इंट्रा बॉन्ड सिस में होगी। ठीक है, तो यहाँ भी मैं सिस ले लेता हूँ, चलिए दोनों ऊपर ले लिए, लेकिन प्रॉपर रिंग नहीं बन पाएगी, बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया यहाँ पर 1-3 पर, इसलिए इंट्रा H इस हेक्सागोनल फॉर्म में शो नहीं करेगा। अब चेयर फॉर्म पे आ जाते हैं। चेयर फॉर्म पे हमने 1-3 पे ग्रुप लगाने हैं, 1 और 3 पोजीशन पर। 1 और 3 ये भी हो सकते हैं, 1 और 3 ये भी हो सकते हैं। 1-3 तो मैं कहीं भी ले सकता हूँ ना, ठीक है, तो 1-3 में ले रहा हूँ, यहाँ पे ये O, ये H, ये O, ये H। मैंने 1-3 पोजीशन ये ले ली, ये 1 ले लिया, ये 3 ले लिया और एक्सीएल पर ग्रुप लगा दिया। बहुत बढ़िया, अब देखो ये प्रॉपर रिंग बन गई। अगर 1-3 पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिक्यूलर शो करानी है तो चेयर फॉर्म में जाना पड़ेगा और 1-3 के एक्सीएल पर ग्रुप लगाने पड़ेंगे, तो एक रिंग बन गई। देखो 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 6 मेंबर एक रिंग बन गई प्रॉपर। यस सर। यस सर। 1-3 पे लगाना है तो 1-3 पर हेक्सागोनल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती और ना ही ट्विस्ट बॉट में होगी। अब लगा के देख लेना, एक 1 और एक 3, डिस्टेंस बहुत बड़ी हो जाएगी। या 1 यहाँ ले लो और एक 3 यहाँ ले लो, या 1 यहाँ ले लो और 3 यहाँ ले लो, 1 2 3, तो कहीं से भी ट्विस्ट बॉट के अंदर 1-3 में इंट्रा बॉन्डिंग नहीं होगी।
1,3 पर अगर आपको इंट्रा बॉन्डिंग शो करानी है तो आपको चेयर फॉर्म पे जाना पड़ेगा। 1 और 3 पर वो भी एक्ससीएल पर ग्रुप लगाने पड़ेंगे। अगर मैं इसमें फ्लिपिंग करा दूं तो फ्लिप तो करता चेयर फॉर्म, तो ये OH कहां चला जाएगा? इक्वेटोरियल पर। ये OH कहां चला जाएगा? इक्वेटोरियल पर। ठीक है, और पीछे हमने ये बता रखा है कोई भी ग्रुप होगा तो इक्वेटोरियल पर वो ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है, बता रखा है। Yes, sir. यहाँ दोनों Yes, sir. है। तो इस इक्वेशन का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो क्या होगा? इन दोनों में लेस देन इक्वल टू 1, ये ध्यान रखना है। ये वाला ज्यादा स्टेबल है, रिलेटिवली मोर स्टेबल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। भाई ये एक्सेल पे ग्रुप लगे हुए कोई बात नहीं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से तो स्टेबिलिटी आ गई इसके अंदर। टोटल अगर हम बात करें, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं किसी कंपाउंड में होती है तो 3 से लेकर और 10 किलो कैलोरी तक के बीच की स्टेबिलिटी आती है। यानी यहाँ ऑक्सीजन के बीच में आ रही है तो नियर अबाउट 7 किलो कैलोरी की स्टेबिलिटी इस कंपाउंड के अंदर आ रही है। ठीक है, ये इक्वेटोरियल पर स्टेबल ये भी है, नो डाउट। अगर ये ऐसे ग्रुप होते जिनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो फिर ये वाला ज्यादा स्टेबल होता। Yes, sir. Yes, sir. जैसे मान लीजिए CH3 होता, ये भी CH3 होता, ऐसे अगर कर ले, ये CH3, ये CH3, ठीक है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो ये फ्लिप करके इसमें पहुंचा, ये और ये, तो ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल है इसका, तो के इक्विलिब्रियम में कितना होगा? ग्रेटर देन 1, काफी ज्यादा वैल्यू आ जाएगी इसकी। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक्सचेंज पर जब ग्रुप लग जाएंगे तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा रिलेटिवली, इसलिए कि इक्विलिब्रियम लेस देन इक्वल टू 1 बोला गया। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. क्या कॉन्सेप्ट बना? अगर 1,2 पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिक्यूलर शो करानी है तो आपको हेक्सागोनल पे जाना पड़ेगा, और अगर 1,3 पे शो करानी है तो आपको चेयर फॉर्म में 1,3 पर एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा। एक्सचेंज पोजीशन, एक्सचेंज ये भी हो सकती है यहाँ लगा दो एक यहाँ लगा दो, बात तब भी वही है। एक यहाँ लगा दो एक यहाँ लगा दो, तब भी बात 1,3 है। 1,3 की एक्सचेंज पे लगाना है जिससे कि प्रॉपर रिंग बने। ठीक, अब 1,4 पर आइए। 1,4 पोजीशन पर कहां कहां हो सकता है? यानी 1,4 पोजीशन पर आपने कोई ऐसे ग्रुप लगा रखे जो इंट्रा बॉन्डिंग शो करें। ये OH है, ये OH है, क्या ये इंट्रा बॉन्डिंग बना सकते हैं? नहीं. नो इंट्रा। चेयर में ले ले, वन फोर पे ले लिया, ये भी इंट्रा बॉन्डिंग नहीं कर सकते, क्या कुछ भी कर ले आप। अब ट्विस्ट बोट और बोट, ट्विस्ट बोट में 1,4 पोजीशन ये है, 1 और ये 4 ये, तो यहां ग्रुप लगा हुआ है O एंड H, ठीक है, और यहां ग्रुप लगा हुआ है O एंड H, इधर भी कोई ग्रुप लगा होगा। तो ये जो H है, थोड़ी प्रॉपर नहीं बनी फिगर, ये H है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर जाता है, ये इंट्रा H है। ये बोट में भी आ जाती है काफी हद तक। अगर बोट की भी बात करें तो बोट में भी जो ये OH है, O एंड H, तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो जाती है। तो बोट और ट्विस्ट बोट दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो जाती है। यहाँ देखो, यहाँ जो रिंग बनी, इस यहाँ से चल रहे हैं ये H है, भाई 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर में आ रही है रिंग। Yes, sir. Yes, sir. ये भी 7 में आ रही है, देख रहे हो। तो इसलिए मैंने बोला था भाई 1 2 3 4 5 6 और 7 मेंबर रिंग यहाँ बन रही है, 7 मेंबर रिंग ये बन रही है। लेकिन ये इंट्रा बॉन्डिंग शो करेगा, यानी ये भी इंट्रा बॉन्डिंग शो करेगा, ये ज्यादा अच्छी करेगा। ट्विस्ट बोट बहुत अच्छी करता है, ट्विस्ट बोट बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस एक्चुअल में तो डिस्टेंस होती है, O और H के बीच की डिस्टेंस अगर प्रॉपर है तो बहुत बड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, चाहे 5 मेंबर रिंग बने, 6 बने या 7 बने। ठीक है, ये डिस्टेंस बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पर ये O और H के बीच की डिस्टेंस 100% सूटेबल होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, इसलिए 7 मेंबर में भी ये इंट्रा बॉन्डिंग शो कर जाता है, बोट और ट्विस्ट बोट। अगर आपको 1,4 पे आपको
शो कराना है आपको इंट्रामोलिकुलर रेडिकल बॉन्डिंग 1,4 से, तो कहाँ लगाना पड़ेगा ग्रुप? ट्विस्ट बोट में या बोट में 1,4 पोजीशन पर। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. 1,2 पे कराना है तो हेक्सागोनल फॉर्म में, 1,3 पे कराना है तो चेयर में 1,3 पर एक्सियल पर। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा इन चीजों को। 3 तरीके के कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिए। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ बल्की ग्रुप, कॉन्सेप्ट ऑफ बल्की ग्रुप। कॉन्सेप्ट ऑफ बल्की ग्रुप, अगर आपको 1,2 पोजीशन पर एंड 1,3 पोजीशन पर कोई बल्की ग्रुप लगाने हैं, ठीक है, बल्की ग्रुप्स, बल्की ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत बड़े बड़े, जैसे टर्शरी ब्यूटाइल है और टर्शरी पर इथाइल लगा दे, मतलब बड़े बल्की ग्रुप जो होते हैं इस तरीके से। ऐसा कोई भी एडामेंटेन होता है, एडी से रिप्रेजेंट करा जाता है, जैसे ये एडामेंटेन एक बल्की ग्रुप ये भी होता है। ये एडामेंटेन बोलते हैं इसको। ये देखना, ये वैलेंसी खाली है यहाँ से इसकी, इसको एडी से रिप्रेजेंट करते हैं, एडामेंटेन यानी एडी, शॉर्ट में लिखा जाता है एडी। कहीं एडी लिखा हो ऐसे या कैपिटल एडी लिखा हो ऐसे तो समझ लीजिए ये बल्की ग्रुप है, ये बल्की हो सकता है। टर्शरी ब्यूटाइल है कोई, एक वैलेंसी खाली है, ये टर्शरी ब्यूटाइल है या टर्शरी इथाइल है या मिथाइल, जो भी कुछ कर रखा हो, ये सब हमारे बल्की ग्रुप है। ये वैलेंसी खाली लिखा रखी है मैंने, यहाँ से जुड़ा हुआ होगा, यहाँ से जुड़ा हुआ होगा, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल है, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल। ऐसे ये भी है टर्शरी, और टोटल कार्बन कितने? 2, 4, 6, इस तरीके से देख लेंगे। तो टर्शरी कार्बन जो ग्रुप होगा यहाँ पर, ये हमारा जो भी इससे जुड़ा होगा, मिथाइल हो या तीनों इथाइल हो या 2 मिथाइल 1 इथाइल हो, ये सारे बल्की ग्रुप होते हैं, ये सारे बल्की ग्रुप होते हैं, ठीक है। इनकी बात की जा रही है। अगर ये किसी कंपाउंड में 1,2 या 1,3 पर लगाने हैं तो आपको चेयर में जाना पड़ेगा, इन चेयर, और कहां लगाना पड़ेगा? एट इक्विटोरियल पोजीशन पर, ई पोजीशन, ई पोजीशन पे जाना पड़ेगा, वो ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। यानी ये 1,3 की बात कर रहे हैं, 1 ये हो सकता है, 3 ये भी हो सकता है, तो यहां और यहां लगा दो अगर मैं, या 3 ये भी हो सकता है, ठीक है। 1,3 पे ग्रुप लगाने हैं आपको, तो इसके भी इक्विटोरियल पे लगाओ, इसके भी इक्विटोरियल पे लगाओ, बल्की ग्रुप। कोई भी बल्की ग्रुप आपको 1,2 या 1,3 पे लगाना हो या 1,2 पे लगाना हो यहाँ या यहाँ, तो आपको इन पोजीशन पर इक्विटोरियल पर लगाना पड़ेगा, तब वो स्टेबिलिटी शो करेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। हेक्सागोनल में नहीं लगाना है, यहाँ 1,2 पे लगाना है, मान लिया यहाँ बल्की ग्रुप लगा दिया तो बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो जाती है इनमें, ठीक है, तो ये नहीं करना इस तरीके से। और 1,3 पे भी नहीं करना है, 1,3 भी है तो भी चेयर, और 1,2 है तो भी चेयर, बोला ना, 1,2 हो या 1,3 हो और बल्की ग्रुप लगाने हो तो आपको चेयर में इक्विटोरियल पोजीशन पे लगाने पड़ेंगे, तब वो ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा, मोर स्टेबल। मोर स्टेबल आया समझ में? नहीं है? Yes, sir. ठीक है। अब 1,2 1,3 की बात तो हो गई कि भाई 1,2 1,3 पे ग्रुप लगाना है, बल्कि तो चेयर में जाना पड़ेगा, वो भी इक्विटोरियल पे दोनों को। अब 1,4 की बात करते हैं कि 1,4 पर अगर ग्रुप लगाना हो तो कैसे करेंगे? 1,4 पर बल्कि ग्रुप लगाने हो तो कैसे करेंगे? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा ट्विस्ट बॉट में। 1,4 पर अगर आपको लगाना है तो ट्विस्ट बॉट में आप जाइए, ये यहां लगा दीजिए बल्कि ग्रुप, और एक यहां लगा दीजिए। इससे ज्यादा डिस्टेंस मैक्सिमम नहीं हो सकती। बल्कि ग्रुप को हम लगाते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस पर, ठीक है। तो 1,4 पोजीशन है, ये 1 मान ले तो ये 4 होगा नंबर, अब नंबरिंग कर ले 1
2 3 एंड 4। तो 1 4 पर अगर बल्कि ग्रुप लगाने हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो आएगी वो ट्विस्ट बोट में आएगी। ट्विस्ट बोट है, ट्विस्ट बोट में और बाहर की साइड में ग्रुप लगाने हैं, ये नहीं कि यहाँ लगा रहे हो तो पास पास आ जाएंगे बल्कि ग्रुप। जो बाहर की साइड के बॉन्ड होते हैं इस कार्बन पे 2 ग्रुप लगेंगे, तो 2 H यहाँ जुड़े हुए थे, 2 ग्रुप यहाँ लगेंगे कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो जो बाहर की साइड में इधर से ग्रुप आ रहा होगा उसको लगाना है। तो यहाँ जो ग्रुप लगे ये बल्कि ग्रुप लगे, तो चेयर में भी 1 4 पे लगा सकते हो, ठीक है, और हेक्सागोनल में भी 1 4 पे लगा सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसके अंदर आएगी। ये वो ग्रुप लगा रहा हूँ जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मतलब नहीं है इनका, समझ रहे? यस सर। बल्कि ग्रुप है वो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ऊपर लिख देना चाहो तो पहले वाले में भी लिखोगे नो इंट्रा एच, इनमें कोई इंट्रा एच नहीं है। अब की बात है, चाहे वो 1 2 हो, 1 3 वाला केस हो या फिर ये वाला केस हो, 1 2 1 3, तो चेयर एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, और 1 4 है तो किसमें जाना है? ट्विस्ट बोट एज शोन, ट्विस्ट बोट में जाना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. 1 2 1 3 और 1 4, बाकी तो रिपीट हो जाती है फिर। अब लिखेंगे राइट डाउन द स्टेबल फॉर्म ऑफ, write down the stable form of this compound। ये कंपाउंड लिख के दिया है हमने, इसकी स्टेबल फॉर्म को रिप्रेजेंट करिए। स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी इसकी, ये आपको बताना है, बताइए। इसकी स्टेबल फॉर्म आपको रिप्रेजेंट करनी है। आपको सबसे पहले तो ये देख लेना है कि ये OH है और ये F है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो चेयर फॉर्म पे चले गए। इनकी कोई पोजीशन तो मेंटेन फिक्स करके दी नहीं है कि भाई ये अप है ये डाउन है, ये अप है ये डाउन है, ये अप है ये डाउन है, कोई ज्योमेट्री बना के नहीं दी हुई है। अब मेरी मर्जी है, मैं कहीं भी लगा सकता हूँ इनको, तो इसको अप ले सकता हूँ, डाउन ले सकता हूँ, अप ले सकता हूँ, डाउन ले सकता हूँ, अप ले सकता हूँ, डाउन ले सकता हूँ। तो मुझे ये पता चल गया कि ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, तो 1 और 3 पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नजर आ रही है। तो 1 और 3 पर अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है? चेयर की एक्सियल, O एंड H, तो यहाँ F है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मान के 5 मेंबर रही। भाई 1 और 3 पर F के बीच, F भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बहुत ज्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं F और H के बीच में? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो ये एक्सियल पे लगा, ये 1 ये 3, ये भी एक्सियल पे लगा, और ये जो 5 नंबर पर ग्रुप है ये मेरी मर्जी पे डिपेंड करेगा, मैं कहीं भी लगाऊं। और कहीं भी लगाने का क्या मीनिंग है? इक्विटोरियल पे लगाओ। किसी भी ग्रुप को अगर आपको लगाने के लिए कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? हम ये बोलेंगे इक्वेटोरियल। इक्विटोरियल पे लगाओ। तो 1 2 3 4 5 यानी CH3 है, ये 5 नंबर है। आया समझ में? नहीं, दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड। कोई डाउट हो तो पूछ ले, इसमें क्लियर है? ना हो तो क्लियर है? यस सर। प्रॉब्लम क्या दी थी ये तो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे कि भाई ये वाली जो पोजीशन है, ठीक है, ये एक्सियल पर होगा दोनों OH और F, ये इक्विटोरियल पर होगा। प्रॉब्लम ऐसे नहीं दी थी, ऑप्शन दिए थे इसके ऐसे कि द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड, पहला ऑप्शन दिया था A
दूसरा दिया था ए ए ई, तीसरा दिया था ई ई ई, फोर्थ दिया था, ठीक है, ई ई ए। तो इस कंपाउंड की मोस्ट स्टेबल फॉर्म इनमें से कौन सी है? सेकंड। बोले ये वाली, क्योंकि आईयूपीएसी की नंबरिंग के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ये आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग अगर इसका नाम लिखोगे आप तो ये 1 नंबर पर आएगा, ये 3 नंबर पर आएगा, ये 5 पर। तो 1 और 3 वाले ग्रुप कहां जुड़े होंगे? एक्सीएल पर। 1 वाला एक्सीएल पर है, 3 वाला एक्सीएल पर है, 5 वाला ई पर है। तो ये कंपाउंड होगा ए ए ई। तो ये एक्सीएल पर नंबर 1, फिर नंबर 3 एक्सीएल पर, नंबर 5 पे इक्वेटोरियल पर, ए ए ई। तो ये आंसर हो गया ई। तभी 3 कर दो, वो नहीं होगा, ए ए ई आंसर होगा। हाँ, अगर ऐसे ग्रुप होते कि भाई यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, दोनों में ये अलग होता है, ये कुछ और होता, तो फिर कहाँ लगाते, क्या आंसर होता फिर? ई ई ई। ई ई ई। ठीक है, मतलब इसकी स्टेबल फॉर्म रिप्रेजेंट करें कि भाई एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इसकी स्टेबल फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आंसर होगा ई ई ई, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। चलिए हाँ, तो बताइए इसमें जो डाउट्स वगैरह हैं, और कोई आपको डीसीसी चाहिए तो उससे मुझे बताइए। बोलो भाई, कोई डीसीसी चाहिए आप लोगों को? नहीं, अरे बोलते नहीं आप लोग। आप लोगों को कोई डाउट्स वगैरह हो, कोई डीसीसी चाहिए या किसी तरीके की और कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें बताइए उसको। बोलो। सर सर एक बार आइसोमेरिज्म हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद जब पूरा पढ़ लेंगे तो डाउट्स इकट्ठे करके तब पूछ लेंगे, डीसीसी अरेंज ऐसे करवा ऐसे लेंगे। नहीं होता है कि आइसोमेरिज्म हो जाएगा फिर पूरा पढ़ेंगे फिर पूछेंगे। ये तो डेली का खाना है, डेली खाया करो, जो डाउट्स है उसे पूछा करो। आइसोमेरिज्म तो अभी एक दो लेक्चर अभी इसमें और लगेगा तब पूरा होगा। एक दो लेक्चर अभी इसमें और जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड भी पढ़ा नहीं सकते हो, ज्यादा स्पीड भी पढ़ाओगे तो थोड़ी समझने में दिक्कत होगी। बोलो, ठीक है। यस सर। अब इसकी जो काफी सारी प्रॉब्लम्स है वो मैं बताता हूँ आपको, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अब आप कर सकते हैं, होमवर्क में नोट कर लें। DPP 7 क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर जल्दी मैं लिख देता हूँ, होमवर्क बोर्ड पे होमवर्क देखिए आप। लिख रहे प्रॉब्लम, होमवर्क पे लिख लें। आइडेंटिफाई सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। आइडेंटिफाई सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। Cl H H and Br A, B है Br H CH3 and H, C है H CH3 H and CH3 Br, और D है H CH3 H Br, और E दिया है ये दिया है, यहाँ H है, ये Cl है,
ये CH3 है, ये H है और F दिया है H CH3 CH3 और H। इनमें से ये बताना है कि कौन सा हमारा सिस है, कौन सा ट्रांस है। ठीक है, दूसरे प्रॉब्लम है राइट डाउन स्टेबल फॉर्म ऑफ इसकी स्टेबल फॉर्म रिप्रेजेंट करनी है आपको, मिसाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा होमवर्क है, इसको करिएगा पूरा। उसके बाद ठीक है, कर लेंगे। यस सर। चलिए ठीक है, सैटरडे में पीटीएम है आप लोगों की। यस सर। चलिए, कोई डाउट तो नहीं और? नो सर। ठीक। थैंक यू सर।